अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान। और आज के तमाम टॉक शोज़ की तरह हम इस शो का आगाज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़िक्र से ही करेंगे, लेकिन उस हवाले से नहीं जो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप क्या समझ रहे होंगे कि हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक और भी काम हो रहा है जो हमारी नज़र में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमारा भी एक छोटा सा हिस्सा है। ख़बर ये है कि पिछले साल नवंबर में हमने एक शो किया था, उससे पहले बहुत मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई थी कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स और साइंसदानों की टीम ने एक मसनूई जिल्द इजाद किया है। अब अच्छा, मसनूई जिल्द इजाद करना कोई शायद इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि दुनिया में पहले भी इस पे काम होता है, लेकिन अक्सर जो आपको इस तरह की जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं दुनिया में वो होते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। यहाँ पर एक मसनूई बायोलॉजिकल स्किन स्टेम सेल्स पर काम करने के बाद इजाद हुई है और इसमें खासियत बनाई गई है, सही इजाद नहीं की गई, बनाई गई है। और इसमें खासियत यह है कि एक तो जाहिर है कि एक इंडिजिनस प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये एक इंडिजिनस प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में ही बना है, इसका जो कॉस्ट है वो कदरन बहुत कम है। अगर मुझे सही तरह याद हो वो सर $900 पर स्क्वायर इंच इंटरनेशनल कॉस्ट है। पाकिस्तान में जो ये इसी तरह की जो बायोलॉजिकल स्किन बनी है उसकी कीमत ₹1000 पर स्क्वायर इंच। अच्छा, बायोलॉजिकल स्किन की ज़रूरत किनको पड़ती है? बर्न विक्टिम्स, एसिड अटैक विक्टिम्स, जिनको स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इनफैक्ट 80% जो मोर्टेलिटी होती है इस तरह के केसेस में वो लैक ऑफ स्किन ग्राफ्ट्स, फिर जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं इसकी वजह से होती हैं। इस डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर राउफ अहमद और बल्कि एक पूरी टीम है जो इनके पीछे हैं, जिन्होंने इस पे सारे रिसर्च किया है और काम किया है। और जब हमने उनको दावत दी थी, डॉक्टर जावेद अकरम जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, वो हमारे शो पर भी आए थे और उन्होंने पूरा बताया था कि उनका क्या तरीक़ाकार था और उनको किन रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। पहले भी उनको ऐसी रुकावटों का सामना पड़ रहा था जब इंटरफेरॉन की एक जो दवाई है हेपेटाइटिस की, उसका एक क्लोन बनाया था। अच्छा, अब हमने शो कर लिया और हमने यही कहा कि जी उम्मीद है, हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये आगे बढ़ेगा। और अब लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सुओ मोटो नोटिस लिया। इसकी पहली समाअत हुई थी पिछले इतवार को और आज भी इस पर इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई है और एक ऑर्डर भी पास किया गया है और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को हिदायत भी दी गई हैं। इस ऑर्डर में क्या था और सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें हुई और अब अगला मरहला क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अकरम, वेलकम टू द शो। और ज़रा हमें बताएं कि एग्जैक्टली पिछले एतवार को और आज हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट में। देखें ज़रा, ये पिछले कोई 15 साल की जस्तजू है और जो अब हमें लाइट नज़र आ रही है एट द एंड ऑफ द टनल। और मैं आई मस्ट कम्प्लीमेंट आपका प्रोग्राम और डॉन टीवी को कि उन्होंने इस को उजागर किया और इसका बहुत हिस्सा है इस सुओ मोटो में। और मेरा ख्याल है कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये आपने अंडर एक ह्यूमेन कॉज है कि इससे इस प्रोग्राम से ज़िंदगियाँ बचनी हैं, तो आपने इसको तरजीह दी करप्शन और बाकी मामलात पे। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ी इसकी आपकी खूबसूरती है कि आपने ये किया कि आपने वो प्रोग्राम किया कि जो शायद अल्लाह करे कि ये कमर्शलाइज, हम जिसकी उम्मीद बहुत रोशन उम्मीद है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन के ये हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी, बल्कि चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जजेस ने कहा कि काश ये चीज़ हमें पहले हमारे नोटिस में आती। इट्स टू लिटिल बट वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। और जैसे कि आपने शॉर्ट ऑर्डर अभी नाजरीन को दिखाया भी कि उसमें उन्होंने एक दिन का टाइम दिया कि जितने भी अदारे हैं बशमूल हम जो इन्वेस्टिगेटर टीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेगुलेटरी, HEC, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद मिनिस्टर्स, उन सब को उन्होंने चंद घंटों के नोटिस पे वहाँ कन्वीन किया और उन्होंने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की मीटिंग कन्वीन की।
और वो चीफ़ जस्टिस ने खुद चेयर की और उन्होंने जो कल हमारी संडे को जो हेयरिंग हुई थी उसमें जो भी हमने पॉइंट्स दिए थे उनको उस पे आगे अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अब चले गए और उन्होंने बहुत छोटा टाइम फ्रेम दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि तकरीबन सारे ही स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं और बिकॉज ऑफ आपका प्रोग्राम से जो हमें एक बहुत इनकरेजमेंट हुई उसके बाद इस प्रोग्राम का जिक्र भी होता रहा वहाँ और इससे हमें कम से कम इन्वेस्टिगेटर्स को जो कि हम मायूस हो बैठे थे हमें कुछ ये उम्मीद हुई कि हमारी जो काविशें हैं ये जो हमारी नीयत है कि अल्लाह ताला हमें हमारी इन्वेंशंस को बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाने का सबब बने और ख़ासकर उन लोगों की जो अपने जेवर और अपने प्रोफेसर जावेद अकरम मैं नक्शल में ये समझना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपकी मदद की, क्या ये मदद कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ये कमर्शियली और आसानी से अवेलेबल होगी मसनूई जिल्द जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए, क्या ज़रा ये बता दें। देखें खान साहब, इसके दो एस्पेक्ट हैं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे, आज भी रखे। एक तो ये है कि इसका रेगुलेटरी पाथवे डिफाइंड नहीं है कि जो इंडिजिनस रिसर्च है इंपोर्ट का है कि इंपोर्ट आपने करनी है और मार्केट कर देनी है, किसी ने टेस्ट भी नहीं करनी। वो हमें एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ की सलाह मिल रही थी कि हम एक नेशनल ग्रुप हैं, हम पाकिस्तानी ग्रुप हैं, बांग्लादेश की और इंडियंस की जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कोई मसला नहीं था। इंपोर्टर माफिया इधर इंपोर्ट करता था और प्राइस लेता था और मार्केट हो जाती थी और उनको कोई टेस्ट नहीं, हमें थ्रू रॉबस्ट टेस्टिंग डाला जाता था। तो वी वर बीइंग कॉर्नर्ड जस्ट बिकॉज वी वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो इस पे इसका एक तो ये आज फैसला हुआ कि इसका रेगुलेटरी पाथवे बनेगा और ये ज़्यादा देर में नहीं, विद इन ए 1 वीक बनेगा। कि इसका रेगुलेटरी पाथवे इस तरह का बनेगा कि पाकिस्तान में दो चीज़ों की बहुत कमी थी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। एक तो कोई क्लिनिकल ट्रायल्स की कोई ऐसा है ही नहीं था निज़ाम कि इधर इन चीज़ों को टेस्ट किया जाए जब ये इन्वेंट हो जाती हैं एनिमल्स में, जो कि हमने की, और लेकिन कोई प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं था कि एनिमल्स को किस तरह एनिमल्स में करनी है और फिर किस तरह हमने ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। इसलिए उसको रोकना बहुत आसान था क्योंकि ना तो वो डिफाइंड था और जिसका दिल करता था वो उसको रोक लेता था बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे तो वहीं चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी आप चाहे इधर 6 घंटे बैठे रहें, आप ये पाथवे डिफाइन करें और इसको मैं अपने ऑर्डर का हिस्सा बना रहा हूँ कि जो भी आप करेंगे। तो हमने एक पाथवे डिफाइन किया, एक कमेटी बनाई क्लिनिकल ट्रायल, यानी अब आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं होपफुली इंशाल्लाह। और फिर दूसरा पार्ट क्या है, एनिमल्स की जो देखें जब कोई रिसर्च होती है तो ह्यूमंस पे हम डायरेक्टली नहीं जाते, पहले एनिमल्स पे जाते हैं। एनिमल्स का कोई कानून ही नहीं था कि एनिमल्स पे भी तो क्रूएल्टी और ये और वो एनिमल्स के भी राइट्स हैं, तो उनको भी एड्रेस किया गया कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होगी और फिर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होगी और किस तरह फिर फास्ट ट्रैक पे ये रजिस्टर होगी। ये इसका एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट मैंने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि वो ये है कि हम तो एकेडेमिया हैं, हम यूनिवर्सिटी हैं, ये हमारा काम है इनोवेशंस करना, लेकिन हम लेबॉर्ट्री स्केल पे कर पाएंगे जिसमें चंद लोगों को फ़ायदा होगा। अगर ये पूरे मुल्क में या हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे ताकि एक तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचे ज़र मुबादला और दूसरा हम ये ज़र मुबादला मुल्क, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपके लिए कहा है कि उसमें हमारी ये प्रपोजल थी मेरी कि बायोटेक पार्क बननी चाहिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, और HEC के भी चेयरमैन वहाँ मौजूद थे और जाहिर है हम बीइंग यूनिवर्सिटी हमने कहा जी इसको हमारी यूनिवर्सिटी में पार्क कर दें। हमने PC1 एक दफ़ा 2007 में बना के दिया था जो कि फंड हो के फिर विदड्रॉ हो गया था, तो उस पर भी सीरियस नोटिस लिया और उन्होंने फिर HEC के चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने उन्होंने एग्री किया कि जी इसको ठीक है यहीं प्रोडक्शन इसकी करनी चाहिए, इसको बाहर के मुल्क भेज के करेंगे तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी। और ये मेरा यही ख्याल था कि इसको पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए बजाय प्राइवेट सेक्टर में, फिर प्रॉफिट मेकिंग आ जाएगी तो वी विल डिफीट द कॉज ऑफ द इन्वेंशन। तो उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी अब इसका ऑर्डर आएगा उसमें भी ये चीज़ को एड्रेस किया जाएगा कि जी बायोटेक्नोलॉजी पार्क विद इन ए टाइम फ्रेम एस्टेब्लिश होगी विद इन पाकिस्तान विद इन पब्लिक सेक्टर। तो इंशाल्लाह फिर हमारे लिए कमर्शलाइजेशन ऑफ दीज इन्वेंशंस बहुत इजी होगी। स्किन एक है लेकिन पीछे 27 और गुर्दे फेलियर की दवाई एरिथ्रोपोइटिन वगैरह सारी हैं,
तो फिर मतलब कि एक बिलियन रुपीस की इंपोर्ट है जो रुक जाएगी। एक एसओपी बन जाएगा, एक रास्ता नजर आ जाएगा। अगर आप इसका फायदा नहीं उठा सकते तो हो सकता है कि आने वाले रिसर्चर्स अच्छी बात यह है कि अब जो मुतासर आदमी है जिसको ज़रूरत है उसे बजाय इसके कि वो मारा मारा फिरे और डॉलरों में $900 पर स्क्वायर इंच के हिसाब से जो है पेमेंट करे, तकरीबन 1000 रुपए के अंदर जो है पर स्क्वायर इंच बिल्कुल जितनी भी खाल जली है वो रिप्लेस हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है कि ये अपने इख्तिताम तक पहुंचेगी एंड दिस विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक। अच्छा, इसमें जो मुझे तो खुशी की बात है, जिस बात से मैं खुश हुआ ये सब कुछ सुन के, वो ये नहीं है कि एक केस पर सुओ मोटो लिया कि जी आपने ये करना है, आपने ये करना है, ठीक है, ज़ाहिर ऑर्डर दे दिया तो लोग करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंट इज अ स्ट्रक्चर एंड अ सिस्टम, ठीक है। और ये तो यहाँ पर बात हो रही है रिसर्च एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। जी अगर आपके पास एसओपी ही नहीं है कि रिसर्च कैसे होनी है, तो बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पार्लियामेंट से भी बिल मंजूर करने गए और इसमें मतलब और भी बहुत स्कोप है। जैसे अभी मैं आज पढ़ रहा था, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के जो फॉर्मर चेयरमैन थे वो भी कहते थे कि यार इंडिया और बांग्लादेश आपसे क्यों तरक्की कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, आपके पास सॉफ्टवेयर पार्क्स ही नहीं है। तो ये जो बायोटेक पार्क की बात है, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। हम बात करते हैं 4th वेव 5th वेव की, ये है वो 4th वेव और 5th वेव। अगर इसका हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो हम एक बार फिर चलती हुई ट्रेन को तो मिस कर रास्ता हमवार हो जाएगा। बिल्कुल, बेशक। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अदालत का जिक्र ज़ाहिर है जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी समत तब्दील हो रही है। आज किसी ने भी ज़र्रार इतने जोश का मुजाहरा नहीं किया कि क्या आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को ज़मानत मिलेगी, तौसी होगी या नहीं। आपको याद है पहली बार जब बैंकिंग कोड में वो पेश हुए, जी ये था कि आज बस क्या होने वाला। बैंकिंग कोड ने बहरहाल जरदारी और फरियाल तालपुर की जो ज़मानत है अबूरी, वो 23 जनवरी तक उसकी तौसी कर दी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आज जाहिर है कि इस मामले से जो गैर कानून ये जो हैं जाली बैंक अकाउंट्स केस, इसके बारे में एक धुआंधार किस्म की जो है समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो नैब है वो 2 माह के अंदर ये जो हैं तहकीकात ये निपटाए। फिर ज़ाहिर है कि GIT रिपोर्ट में जो 172 लोगों का नाम है उसमें दोबारा जो है चीफ जस्टिस ने और बाकी जिन्होंने गम व गुस्से का इजहार किया कि भाई ये किस बुनियाद पे डाले गए हैं। अच्छा, अब वज़ीर दाखिला तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब हैं, बिल्कुल क्या किया जाए उसका। तो फिर ये उन्होंने स्टेट जो प्रोसिक्यूटर था फैसल सिद्दीकी, उसकी शामत आई, उससे कहा गया कि ये तो करना क्या चाह रहे हो यार? क्या हाँ। ये जो मुराद अली शाह हैं, एक सूबे का जो है चीफ मिनिस्टर है, ये इसका नाम निकाला जाए, GIT रिपोर्ट से भी निकाला जाए और ECL से भी निकाला जाए। और ये जो बिलावल है ये अभी बच्चा है, इसने क्या मतलब अभी तो सियासत इसने शुरू नहीं की और है, इसका नाम मतलब, किस चक्कर में और किसके कहने पे किसके कहने पर, अब कैसे बताएं कि किसके कहने पे डाला गया है। मतलब तो बहरहाल ये कि इसका नाम भी जो है तो -2 फार्मूला अप्लाई हुआ है ECL के ऊपर। फिर ये कि फारूक नाइक जो हैं वो और एक अंसूर साहब हैं, उनके नाम भी ECL से हटाने का -4 हो दिया गया है। अच्छा, लेकिन इसमें कैच ये है जी कि नैब जो है उसको इख्तियार दिया गया है कि अगर आप चाहें तो बिलावल भुट्टो को और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को अलग से बुला के उनसे तफ्तीश कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका ठीक है। अच्छा, लेकिन जो आज की डेवलपमेंट हुई है उस पर पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है एक खुशी का इजहार किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर उन्होंने कहा कि आज अदालत ने जो फैसला दिया है उससे GIT की हकीकत खोल के रख दी है। ये साबित हो गया है कि GIT की तहकीकात मुतासिबाना और सियासी रंग लिए हुए हैं और PTI कौम से जो है इसी वक्त माफ़ी मांगे। हाँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका जवाब PTI जी बताएं। इसका जवाब दिया डबल बिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डबल बैरल्ड सर, डबल बैरल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, मोटो गैंग तो नहीं कह सकते। नहीं वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन बराए एहतसाब शहजाद अकबर और आपके दोस्त फवाद चौधरी, उन्होंने मिल के जो है मीडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा भाईजान ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, नूनियों से सीखिए। पनामा केस में शुरू में जब एक इब्तदाई रिलीफ मिला था तो
शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ ने पता नहीं किसे जी हर जगह लड्डू रहे फूट, थे, बिल्कुल। और फिर वो लड्डू जो है थोड़े कहाँ से फूटे हलक में तो इसलिए कबल इस वक्त जो है आप ईद ना मनाएं। अभी नैब जो है उसने अपना काम शुरू करना है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब हैं, वो ज़ाहिर है खुल के तो ये नहीं कह सकते कि अदालत ने क्या फैसला दिया है, तो उन्होंने ये वो कहते थे अदालत का फैसला सर आंखों पे, लेकिन वजीर आला मुराद अली शाह इस्तीफा दें, वो 90% बदमाश जो हैं वो जेल में हैं, बाकी 10% भी जल्द जेल में पहुंचने वाले हैं। 10% वाली जो बात की अच्छा, है यार, इदारे खुद मुख्तार हैं, लेकिन मुराद अली शाह 11 साल से वजीर ख़जाना है, उन्हें अब इस्तीफ़ा देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस रेफरेंस में मुराद अली शाह के बचने का इम्कान 0% से भी ज़्यादा है, लेकिन आज़ाद हैं इदारे, हम इनमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और इसी तरह की जो है गुफ्तगू हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर को। ये जो 10% स्पेसिफिकली 10% की जो बात की है ना यार, ये थोड़ा सा इसमें इशारा तो है ना बॉस। क्या यार 10% मतलब किसको हम कहते हैं यहाँ पे? आप बताएं, मुझे तो नहीं पता यार। एनीवे यार, मतलब समझने वाले समझ जाते हैं। अच्छा, तारिक मलिक साहब, मैं ये जब मैंने खबर पढ़ी तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि मेरे को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान आई भी थे वापस, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि उनके वालिद साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, तो वो उनको मिलने आए। ECL में डाल दिया यार, ECL में डाल दिया। कौन डालता है ECL? मतलब ये कैसे, हाउ डू दे डिसाइड दिस? मुझे कभी तक समझ नहीं आई यार। अच्छा, जहाँ तक PPP अच्छा, की मुझे बात कोई है, दुख ना हो अगर वजीर दाखिला के इल्म में ये बात हो, मुझे लगता है नहीं है। हो सकता है, ऐसे काफ़ी चीज़ें लगता है कि इल्म में नहीं होती, लेकिन बहरहाल। अच्छा, जहाँ तक PPP का सवाल है, तो इसमें फवाद चौधरी के साथ मैं एग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी मनाने का भी मौका नहीं है, क्योंकि अगेन नहीं, लेकिन फवाद चौधरी ने आज जो दुपट्टा फैला के जो बददुआएं दी है ना यार, नहीं वो तो है, लेकिन अगेन आई थिंक टफ टाइम्स तो आ रहे हैं ना सर। नहीं, वो तो आ रहे हैं, हाँ, आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर ये कहा है कि जी वो ही कहते हैं ना, JIT से निकले तो नैब में अटके, और जब नैब में अटकते हैं तो फिर जनरली बंदा और आज जो है वो एक दफ़ा फिर PTI की तरफ से माफ़ी मांगी गई है चीफ जस्टिस साहब से, इसलिए कि आपको वो पता तो है मैं बिल्कुल ही भूल गया। मोहम्मद डैम की जो है इफ्तिताही तकरीब 2 जनवरी को होनी थी, चीफ जस्टिस को भी ज़ाहिर है जाना था, तो अचानक से पता नहीं किसने फैसला किया कि अब 2 जनवरी की बजाय 13 जनवरी की होगी, लेकिन चीफ जस्टिस को ये नहीं बताया गया। अब चीफ जस्टिस बहुत नहीं, चीफ जस्टिस मेरे ख्याल उन्होंने कहा क्या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डैम के मामले में, डैम के मामले में क्या किया है? नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि आपकी हुकूमत ने क्या किया है। उन्होंने तो सिर्फ कहा कि 225 तक पानी खत्म हो जाएगा, उसके बारे में क्या किया। और अब ये है कि खुद वजीर आजम अकेले जाके फीता काटे, मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो फिर जो है फैसल वाडा साहब अनफैसल वाडा एटीट्यूड के साथ वो उन्होंने कहा नहीं सर, मैं बड़ी माजरत हुकूमत की तरफ से करता हूँ, आपको तो सर जाना पड़ेगा, आपके बगैर प्लीज सर, आपके बगैर तो मतलब तो हो सकता है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आई थिंक उनको मान जाए, मेहरबानी करके चले ही जाना चाहिए। मोहम्मद डैम का मसला है जी, खफा ले लें। वेलकम बैक। PTI के वज़रा और दूसरे एहलकारों को भले अदालत से कितनी भी डांट पड़ रही हो, लेकिन जहाँ तक खारजा पॉलिसी का मामला है, और मैं कहूँगा इक़्तिसादी खारजा पॉलिसी का जी, अब तक वो ठीक है, खासी ठीक ठाक चल रही है। अभी मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वली अहद है मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, उन्होंने एतवार को जो है 12 साल बाद पाकिस्तान का 1 दिन का दौरा किया है। फुल उनको ज़ाहिर है प्रोटोकॉल वगैरह मिला। उससे पहले खान साहब खुद 2 दफ़ा UAE जा चुके हैं। $6 अरब का पैकेज जो है वो अनाउंस कर चुका है UAE। तो मेरा ख्याल है कि उसको फॉर्मलाइज करने या अपनी प्रेजेंस या अपनी हिमायत शो करने के लिए वली अहद इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। फिर ये खबर भी आई कि फरवरी में जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी शायद आ रहे हैं, और जो $15 बिलियन की सरमायाकारी होगी सऊदी ऑयल रिफाइनरी की गवादर में। 1.5 वो पहली हेडलाइन जो भी है ठीक है। तो उसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस पे शायद उस दौरे में साइन हो जाएं। सऊदी अरब ने भी जाहिर है कि उसी तरह का पैकेज पहले, बल्कि सऊदी अरब ने दिया $6 अरब का, $2 अरब कैश आ चुका है, $1 अरब पाइपलाइन में है, बाकी $3 अरब ऑयल फैसिलिटी है। लेकिन जो सऊदी कर्जा मिला है
इसकी शरह सूद बताई जा रही है 3.18%। चीन से भी जो है वो इमदाद हुई है। चीनियों ने एतराफ़ किया है कि जी वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कैश इन हैंड और सारा पैकेज बना के कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जो मिल रही है रकम पैसे की सूरत में उस पर शरह सूद क्या है। तो मार्केट में स्पेकुलेशंस हैं कि मार्केट रेट पे इंटरेस्ट पे भारी इंटरेस्ट रेट पे लिया जा रहा है या पता नहीं क्या है क्या नहीं है। यूएई से ज़ाहिर है कि लिया गया है, लेकिन क्या शराइत हैं अब ये तो मैं नहीं मान सकता खान साहब की बात कि जी ये जो भी तीनों ममालिक ने पैसे दिए हैं इनमें कोई शर्त इन्वॉल्व नहीं है। यार देयर इज नो फ्री लंच। तुम मुझे 500 रुपए दोगे? मैं दे दूंगा आपको 500 रुपए तो मैं दे सकता हूँ। 5000 के बाद की तो फिर 5000 के बाद तो शराइत नहीं, उसके बाद तो शराइत तो सवाबित लागू है बॉस। हाँ बिलियंस ऑफ डॉलर है और ये कह रहे हैं नहीं देयर इज नो फ्री लंच। देखें आई मीन एक तो जब अच्छा बहुत लोग इस पर तनकीद करते हैं कि जी आप कशकोल लेके चले गए हैं, यू हैव नो चॉइस। ठीक है, ये तो बात बंदा क्लियर कर दे, यू हैव नो चॉइस। हाँ, लेकिन ये मैं तो नहीं मान सकता कि इट इज़ फॉर फ्री, नथिंग इज़ फॉर फ्री। और फिर चूंकि आप खुद ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद पे आप मुस्तकिल इख्तिदार में आने से पहले भी कि जी शफाफ होना चाहिए हर मामला, बाद में नहीं पता चलना चाहिए जैसे इसहाक डार ने जो है वो पता नहीं अपने तौर पे क्या क्या कर लिया, हमें आके जो है उसके गुनाह समेटने पड़ रहे हैं। तो आप भी फिर शफाफ हो जाए ना, आप सीधा सीधा बता दें भाई साहब ये इतने % पे कर्जा मिला है, ये शराइत है, इसमें क्या ऐसा चला जाएगा। फिर उससे शक बढ़ता जा सकता है। हाँ, शक तो पड़ता है, लेकिन देखिए सूद की शराइत, सूद एक जगह है ऑन वन साइड। लोगों को जो ज़्यादा डर लगता है कि और क्या हिडन क्लॉज जी इसमें, दैट इज़ द मेन कंसर्न। ठीक है, बिकॉज अब ये भी देखें कि पिछले 4-5 सालों में यूएई के साथ हमारी जो रिलेशंस थी वो काफ़ी कोल्ड हो गई जी। उनके मतलब छोटे ऑफिशियल्स भी मतलब काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे और ऑफिशियल लेवल पर भी काफ़ी शन की गई थी। अच्छा, इसके भी और भी वजूहत थे। ईरान बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन कतर भी, क्योंकि आपको पता है सऊदी और अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात कतर को तो बिल्कुल ही खुडे लाइन करने के चक्करों में थे और हमारी उनके साथ काफ़ी बिजनेस डील्स चलती हैं। अच्छा, तुर्की के साथ भी हम काफ़ी करीब थे और सऊदी अरब और तुर्की की भी एक राइवलरी है फॉर डोमिनेंस इन द रीजन। लेकिन आज डॉन ने इदारिया लिखा है, इसके ऊपर लिखा है कि जी काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करके हमें आगे चलना है। और बिल्कुल, और इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया है कि जो पहले जो फॉरेन लीडर जिनके साथ मुलाकात हुई थी इमरान खान के आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, कौन थे? ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़रीफ। अभी तक तो नहीं गए ना तेहरान? नहीं, अभी तक मेरा ख्याल है उन्हें वहाँ भी जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनको बिल्कुल चला जाना चाहिए, बेशक उसमें से कुछ निकले या नहीं, फॉर ऑप्टिक्स सेक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब ये शहजादा सलमान और क्राउन प्रिंस अल नयान उस विजिट को कैसे लेंगे, ये एक और इशू है। अगर वो विजिट नहीं होती तो फिर काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन कहाँ जानी है, क्योंकि अब तक हमने अवॉइड किया हुआ है टेकिंग साइड्स, पता नहीं हम कब तक इसको अवॉइड कर सकते हैं। लोग तो ये भी कह रहे थे कि चूंकि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान आजकल टेंशन है तो शायद खान साहब नहीं जाएंगे और वो फिर, लेकिन अच्छी बात है बिल्कुल। अच्छा, अब वो थी ज्यादा एक हेलो हाई टाइप मीटिंग मेरी नजर में जी, कि हम आपके साथ पहले भी थे, हम अभी भी आपके साथ हैं, नन ऑफ दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। अच्छा, इन चीजों पे बात नहीं हुई लेकिन ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हमें एक्सपर्टाइटिस है। एक्सपर्टाइटिस भी बहुत मतलब वो क्या कहते हैं, टर्मिनल जो कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि अब दवा नहीं दुआ का वक्त है, उस लेवल का एक्सपर्टाइटिस है। हम ख़ारजा पॉलिसी पर भी सब एक्सपर्ट होते हैं, दिफा पे भी एक्सपर्ट होते हैं, मईशत पे भी, और ख़ास तौर पर किस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं हम? बॉडी लैंग्वेज के। वो तो डॉक्टर शायद नहीं सर, सब है सर। अब तुम कितने डॉक्टर शायद अंदर करोगे, हर घर से डॉक्टर शायद निकलेगा और हर सोशल मीडिया अकाउंट से भी डॉक्टर शायद निकलेंगे। बिकॉज अगर आपने देखा हो जब इमरान खान साहब उनका पूरा वफ्त गया था और फिर वहाँ पर तुर्क लीडरशिप के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो कुछ तस्वीर, अगर इसको हम फुल स्क्रीन पर चला दें इन पिक्चर्स को तो बेहतर लगेगा। ये एक है जिसमें ब्लू लाइनें लगी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या कोई फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट हो रही है या रेक्टेंगल्स की एरिया को हम देख रहे हैं। ये वाली इससे भी बेहतर है कि जी ये देखें, एक बंदा नीचे देख रहा है, एक बंदा अपने फ़ोन को देख रहा है और इस बंदे ने तौबा अस्तगफिरुल्लाह टांग पर टांग
उठा कर रखी हुई है और कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। और इस पर मतलब जिस लेवल के तज्जिए हुए हैं, आपकी सोच है उसद साहब, शेरी रहमान दोनों ने भी किया है और बहुत हमारे सहाफ़ी भाइयों ने भी किया है और सब कह रहे हैं कि खबर थी नहीं, खबर नहीं थी तो खबर बनानी पड़ती है। लेकिन फिर पता है क्या होता है, जब आप एक मसला है यार, लोग बड़े जालिम हैं सोशल मीडिया वाले, कि आप कोई ऐसी बात करें ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले ने ये पोस्ट की, हाँ, तो वो फिर कौन सी वीडियोस आ जाती हैं कि जी ये देखें नवाज शरीफ साहब वो पर्ची से पढ़ रहे हैं, ये देखें यहाँ पर टांग पे टांग उठाकर बैठे हुए हैं, ये देखें बराक ओबामा के साथ बैठे हुए हैं, उनकी भी टांग पे टांग है, तो ये कौन से एटिकेट होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि दिस इज विदाउट ऑफ एटिकेट। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ये लॉन्च करे तो फिर आपके पास आसिफ अली जरदारी साहब की भी तस्वीरें आ जाती हैं कि वो भी आराम से बैठे हुए हैं और सोने पे सुहागा। एक बंदे ने तो वो वीडियो भी पोस्ट कर दिया जिसमें वो सारा पेलिन, आपको याद होगा, हाँ, अमेरिकन सदारती उम्मीदवार थी और उनसे जब मिल रहे हैं वो कहते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल, आई विश आई कुड गेट अ हग। तो वो भी एक किस्म का एटिकेट ही है। पॉइंट यही होता है कि जब इस तरह की पोस्ट करने से पहले बंदा थोड़ा सा सोच ले कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट इनफ टू टॉक अबाउट, तो मेरी नज़र में नहीं। और इनफैक्ट उल्टा बैकफायर ही होता है, जैसे हमने इस पर पूरे सोशल मीडिया पर देखा है। तो तकरीबन यही है। जहाँ तक ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी की बात है तो यार ये है एक दलदल जिसके ऊपर जिसमें आग लगी हुई है। आई डोंट नो कि इसका कोई, इसमें से गुजरने का कोई सेफ तरीका है। और चूंकि शटल पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व है, तालिबान और अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है उसमें बिहाइंड द कर्टन पाकिस्तान का खासा किरदार है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि तमाम रीजनल ममालिक जो हैं बशमूल ईरान जी, उनके साथ एक बैलेंसिंग एक्ट ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और बहुत मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कर रहे हैं। पैसे भी लेने हैं, नाराज भी नहीं करना यार सोचो, और तरफ से फटा भी नहीं लेना। हाँ, फटा भी नहीं लेना, चैलेंजिंग जॉब है, बहुत मुश्किल जॉब है यार। ब्रेक ले ले, कर लें तो अच्छा है। बिल्कुल, ब्रेक। वेलकम बैक। कहा यह जाता है कि हज़ारों साल पहले सिफर की जो इजाद है वो हमारे बर्र-ए-सग़ीर में हुई। जी बिल्कुल, जिसको बाद में भारत का नाम जो है वो दिया जाता है। कहा यह जाता है कि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट का पूल है वो भारत में है। तकरीबन 4.5 से 5 लाख लोग जो हैं वो साइंस के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं। लेकिन पिछले 5 साल में और इंडिया की जो साइंटिफिक कांग्रेस है वो बहुत ही पुरानी है, बिल्कुल, यानी तकरीबन 100 साल हो गए हैं उसे। लेकिन मसला ये है कि पिछले 5 साल से जब से मोदी साहब आए हैं, इसमें 28 साइंसदान जो हैं उनकी एंट्री हो गई है। उसकी वजह ये थी कि 2014 में जो साइंस कांग्रेस हुई थी बॉम्बे में, उसका इफ्तिताह मोदी साहब ने किया, वज़ीर आज़म में ज़ाहिर है वो। तो उन्होंने कहा कि जी प्लास्टिक सर्जरी जो है वो आज तो आप लोग कहते हैं वाह 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 प्लास्टिक सर्जरी ये वो, हमारे यहाँ तो लाखों साल से प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। फिर उसकी उन्होंने ये मिसाल दी कि ये जो गणेश जी का जो हाथी का सर है और धड़ जो है इंसान वाला है, तो ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं है तो क्या है पॉसिबल, जाहिर है ना, या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। हाँ, उसके बगैर वहाँ से एक जो है सिलसिला कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा लंबी छोड़ता है, दे सकता है। तो टू कट द क्रैप शॉर्ट ये जो अभी कांग्रेस हुई है जो आज ही ख़त्म हुई है जालंधर में, 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स जो हैं वो कांग्रेस तो पीछे चले गए, उन्होंने शोहरत पा ली है। उसमें हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर डॉक्टर नागेश्वर राव जी सर। उन्होंने जो पेपर पढ़ा उसमें उन्होंने बताया कि जी गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे यहाँ पता नहीं विष्णु भगवान के ज़माने से है। और फिर उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान जंगों में
सुदर्शन चक्र इस्तेमाल करते थे, जो तेजी से जो है वो जाता था, अपने हदफ को टारगेट करता था, तबाह करता था और वापस आ जाता था यो की तरह। तो गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी तो भैया हमारे यहाँ वेदों के दौर से जो है वो चली नहीं, आ रही इनफैक्ट वसत सॉरी, ये गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी से 2 हाथ आगे है। मिसाइल तो एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, वहाँ खेट गया, फट गया, बूम रेंज ये फट के फिर वापस आता है, वही है, ताकि आपकी भी अच्छा। फिर उन्होंने कहा जी कि रामायण में ये है, रामायण में है कि रावण के पास पूरी एक एयरफोर्स थी। बिल्कुल, जरा चलाइएगा। Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes, of different capacities, and he has many airports in Lanka. यानी 24 मुख्तलिफ तरह के जो रावण है उसके पास प्लेन्स थे और लंका में बहुत सारे एयरपोर्ट्स थे। कब? लाखों साल पहले, जाहिर है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी ये टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट, हाँ ये तो है, ये तो आज आप क्या हैं, हमारे यहाँ तो महाभारत के ज़माने से टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो अप्लाई हो रही है। फिर उन्होंने उसकी मिसाल दी कि कौरव और पांडव जो हैं उनके दरमियान ज़ाहिर है महाभारत हुई थी, तो कौरवों की जो माँ थी गंधारी जी, उसने सैकड़ों बच्चे जन्म दिए हैं। अब डॉक्टर नागेश्वर राव के बगैर अगर टेस्ट ट्यूब मेथड ना हो तो कैसे होगा? इम्पॉसिबल है कि सैकड़ों बच्चे एक औरत कैसे जन्म दे सकती है। बस साबित हुआ कि जो ये बात तो लॉजिकल। अच्छा, और फिर स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी जो है वो भी उस जमाने में मौजूद थी। तो ये जो है, अच्छा, इस पे जो है वो बहुत ही वबाल मचा। लेकिन डॉक्टर नागेश्वर राव अकेले नहीं है। नहीं, डॉक्टर नागेश्वर, देखें डॉक्टर नागेश्वर राव तो चले यार, ये थोड़ी सी हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं ना, मिथोलॉजी की बातें करें, करंट बात नहीं कर रहे। अब देखें जो भी बात कर रहे हैं, कौरवा पांडवा, हजारों सैकड़ों साल पहले की बात है यार। कोई बंदा आइंस्टाइन की बात करे, कोई स्टीफन हॉकिंग की बात करे, तो मैं वही देख रहा था वीडियो, मैंने कहा कोई बंदा तो कोई ढंग की बात करे। तो एक ऐसा आइटम नंबर आ गया हमारे सामने और वो है कनन कृष्णन साहब, जो बकौल उनके वो एक साइंसदान है, पता नहीं उनकी डिग्री क्या है, और इतने पहुंचे हुए साइंसदान है वसत साहब के जो ये आइजैक न्यूटन शूटन ना, उनके सामने कुछ नहीं है। आप नहीं मानते तो मैं आपको उनकी एक झलकी दिखाना चाह रहा हूँ, सुनिए जी। Einstein made a big blunder, even though he's a genius. I'm telling, he made a big blunder. He was guiding the world in a very, very wrong way. And if you see today, I've completely refined all the theories of Einstein. Okay? See, you have to understand, he didn't even understand what is energy. Space is energy, isn't it? Space is nothing but energy. This is the first email I've sent to Stephen Hawking at 11:05 p.m. on 15th of May 2017. And I made very clear here, if you see the statement here, important note. I have read your theory on black holes. It is not correct. And it is a misleading information regarding black holes. I kindly ask your good self to think about dark matter, where I named dark matter as Vedan, which is defined as self-compressive surrounding pressure force. You might get the answer for black holes, which is named as Kannan. I named the black holes as Kannan. And I told, once you understand what is dark matter, you will understand what is black holes. You're misleading the world. Stephen Hawking told that Vedas have a better equation than Einstein's equation. हाँ, बेसिकली भाई का कहना ये है कि ये जो सारे सियारे और मीटियोर जो गुजरते हैं ना स्पेस से, क्यों गुजरते हैं? ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि स्पेस का एक वजन है और वो इनको पुश करती है आगे। आप कौन सा ईमेल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं वो साहब? जीमेल ना। कभी आप उसके स्पैम फोल्डर में क्लिक करें तो इस तरह के लाखों भाई वापस होंगे। अच्छा, कुछ तो वो होते हैं ना कि जी मेरे पास $10 करोड़ है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर कुछ इस तरह के भी होते हैं। को क्या पता था फिजिक्स क्या होती है? नहीं, अब जाहिर है, अब शुक्र है समझ गए। अच्छा, साइंसदान, फिर उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में नहीं, सॉरी, एक चीज, सिर्फ साइंसदान नहीं है सर, ये आपको पता नहीं है, ये वेट लिफ्टर भी है। अच्छा, हाँ, वेट लिफ्टर भी है। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन साहब जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्टर ऑफ साइंस फॉर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत के, उनके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना हर्षवर्धन साहब, ये अब्दुल कलाम से भी ज़्यादा बड़े साइंसदान बनेंगे। बल्कि कृष्णन साहब ने कहा कि जब मेरी थ्योरी साबित होगी, और जाहिर है कि थोड़ी वक्त की बात है ना, होने वाली है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स को नरेंद्र मोदी वेव्स कहा जाएगा और ग्रेविटेशनल लेंसिंग को हर्षवर्धन। ऐसी वेट लिफ्टिंग देखी आपने कभी? अच्छा, ओलंपिक से आगे। लेकिन जो मेजबान है ना साइंटिफिक कांग्रेस के, वो बड़े शर्मिंदा हैं। अच्छा, इंडियन साइंटिफिक कांग्रेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रमुर्दा माथुर। उन्होंने कहा है कि आइंदा हम कोशिश करेंगे कि लिस्ट बनाते वक्त
ज़्यादा विजिलेंट, थोड़ी गूगल कर लेंगे हम, थोड़ा सा रहें तो इससे होगा। अच्छा, मसला ये है कि ऐसा नहीं कि भारत में ये है और हम लोग बड़े दूध के धुले में हैं। ज़िया साहब के ज़माने में जो साइंस कॉन्फ्रेंसें होती थी उसमें भी बड़े मज़ेदार टॉपिक आते थे, मसलन जिनों से बिजली कैसे पैदा की जाए, इसलिए कि जिन भी जो हैं वो आग से बने हुए हैं, तो उस एनर्जी से बिजली पैदा करके लोड शेडिंग का मसले का हल तलाश किया जा सकता है। फिर एक साहब ने पूरा मकाला पढ़ा था कि सवाब और गुनाह को नापने वाला एक आला उन्होंने ईजाद कर लिया है, उसके पूरे डायाग्राम्स वगैरह बना के जो है वो उन्होंने किया था। अच्छा, हम तो इस दौर को पीछे छोड़ा है, शुक्र है ना। तो परवेज भूत भाई जो है अक्सर इसका जिक्र करते रहते हैं, लेकिन अब 2018 में बल्कि 2014 से ये जो साइंटिफिक रिविलेशंस का रेवोल्यूशनरी दौर इंडिया में शुरू हुआ है ना, ये मेरा ख्याल है चलता रहेगा। हम तो इस दौर को छोड़ आए पीछे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल है कि ऑन दिस पॉजिटिव नोट आज के लिए नहीं, अब हम आपसे मिलेंगे कल। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।